फिल्म की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के चरम पर फ्रांस में होती है। एक भीषण लड़ाई के बाद नाजी सेना पेरिस के एक इलाके में घुसने में कामयाब हो जाती है। फिर एक जर्मन सैनिक नागरिकों को चेतावनी देता है कि जो लोग विद्रोहियों को पनाह देंगे उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि जनरल दुश्मन के करीब होने के कारण अपने आदमियों को फिर से इकट्ठा होने का आदेश देकर इस खोज को रोक देता है। भले ही कर्नल जोर देता है कि उन्हें फ्रांसीसियों को सबक सिखाना चाहिए, ठीक गोली चलाने से पहले भीड़ से एक महिला निकलती है और जनरल को विश्वास दिलाती है कि वे प्रतिरोध के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इससे जनरल और कर्नल के बीच बहस छिड़ जाती है। हालांकि ये ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि उनके दुश्मन अचानक उन पर हमला कर देते हैं। क्योंकि ये असल में एक आदमी के बारे में है, एक अमेरिकी सैनिक जो पीछे हटते समय पूरी सेना की तरह लड़ता है। कर्नल उसे राइडर नाम से विदाई देता है, जिससे पता चलता है कि यह पहली बार नहीं है जब वे ग्रेनेड के साथ आमने सामने मिले हैं। नायक नाजी कैंप की ओर अपना रास्ता बनाता है, लेकिन एक अचानक गोली उसे नीचे गिरा देती है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि उसने जो अनुभव किया वो एक सपना था जो बहुत लंबा चला, और फिर भी वो उस जगह को नहीं पहचानता जहां वो खुद को पाता है। इलाके की खोज करते समय उसे एक बैग मिलता है जिसमें काफी दिलचस्प चीजें होती हैं। बिना किसी दस्तावेज के एक बटुआ, विशेष नक्काशी वाली एक पिस्तौल और सवालों से भरी एक गाड़ी की चाबियां। वो आदमी मोटल के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, जो उसे बताता है कि उसने राइडर नाम से पंजीकरण कराया था, ठीक वैसे ही जैसे कर्नल ने उसे अपने सपने में बुलाया था। नया राइडर खुद को शहर के बाहरी इलाके में एक शानदार मोटरसाइकिल के साथ पाता है, जिसके बारे में उसे जल्द ही पता चलता है कि ये उसी की है। साथ में एक ऐसा अतीत है जिसे वो याद नहीं कर सकता। वो आदमी शहर का पता लगाना शुरू कर देता है, एक ऐसा शहर जिसे वो भी नहीं जानता। उसी शहर में सैनबॉर्न ग्रुप का मुख्यालय स्थित है, जिसकी अध्यक्षता मिस्टर सैनबॉर्न करते हैं, जो एक उम्रदराज उद्योगपति हैं और लगभग हमेशा अपने सहायक जैक के साथ रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों राइडर के सपने में दिखाई दिए थे, सैनबॉर्न जनरल के रूप में और जैक नागरिकों से पूछताछ करने वाले जर्मन सैनिक के रूप में। सपने की बात करें तो जल्द ही उनके पास साउच आता है, जिसे हम कुख्यात कर्नल साउच के रूप में जानते थे। वो खुद को एक प्रसिद्ध वास्तुकार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो सैनबॉर्न के मेगा प्रोजेक्ट में रुचि रखता है, जिसमें शहर का पूरी तरह से नवीनीकरण करना शामिल है। हालांकि ये उसकी जिंदगी का प्रोजेक्ट था, लेकिन हाल ही में उसे इस पर संदेह हो रहा था क्योंकि निचले तबके के मोहल्लों के निवासियों को बहुत नुकसान होगा। हालांकि साउच उसे यह याद दिलाकर उन संदेहों को दूर करने का जिम्मा लेता है कि इतिहास में उसकी एक जगह है जिसे अर्जित किया जाना चाहिए, और ये रास्ते में टुकड़ों का त्याग किए बिना नहीं किया जा सकता है। वापस राइडर के पास आते हैं। वो एक गली पार करता है, जिससे उसके दिमाग में एक याद ताज़ा हो जाती है। एक छोटी लड़की का एक आपराधिक गिरोह द्वारा अपहरण किया जा रहा है। जैसे ही वो अपनी तंद्रा से बाहर आता है, वो आदमी नाश्ते के लिए एक रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है, जहां उसका सामना एक बहुत ही जानी पहचानी वेट्रेस से होता है। उसके सपने की फ्रांसीसी महिला मॉर्गन नाम की ये महिला अपनी दादी शेल के रेस्टोरेंट में काम करती है, जो एक दयालु महिला है और राइडर के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं। उसका दिन सामान्य बीत रहा था, जब तक कि जैक और उसके आदमी सैनबॉर्न का किराया वसूलने के लिए नहीं आ जाते। राइडर उन पर, खासकर जैक पर कड़ी नजर रखता है, जो बिना कोई और बखेड़ा खड़ा किए जाना पसंद करता है। क्या मुसीबत है? एक बार फिर राइडर शेल से पूछता है कि क्या उसने शहर में हाल ही में किसी लड़की के अपहरण के बारे में सुना है, क्योंकि वो किसी भी बात से अनजान लगती है। नायक अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते ही बिना अलविदा कहे चला जाता है। उसका मन उसे अतीत में ले जाता है, इस बार द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं, बल्कि प्राचीन रोम में। अब सैनबॉर्न एक सीनेटर के रूप में प्रकट होता है, जो साउथ से प्रभावित होकर मॉर्गन और उसकी बेटी की मौत का आदेश देता है। सौभाग्य से एक ग्लैडिएटर, जो कोई और नहीं बल्कि खुद राइडर है, उनके बचाव में आता है। अचानक वो आदमी जैक और उसके आदमियों के कारण वापस वर्तमान में खिंच जाता है, जो उससे उसकी पहचान के बारे में पूछते हैं। क्या संयोग है? इससे पहले कि हाथापाई शुरू होती, राइडर भी उनसे वही पूछने वाला था। जासूस टिमन्स जैक के गिरोह को तितर बितर करने के लिए प्रकट होता है। हालांकि टिमन्स को राइडर पर संदेह है, लेकिन शेली और मॉर्गन उसका समर्थन करते हैं। वे उसे अपना नया घर दिखाते हुए उसे आश्रय देने की पेशकश भी करते हैं। मॉर्गन बताती है कि जैक सैनबॉर्न के लिए काम करता है, जो हाल ही में पीपल पत्रिका में दूरदर्शी व्यक्ति के छद्म नाम से छपा था। मॉर्गन के अनुसार ये दूरदृष्टि स्थानीय लोगों को हर बार भुगतान करने के लिए परेशान करके जितना संभव हो उतना पैसा कमाने से ज्यादा कुछ नहीं है। सैनबॉर्न के चेहरे को देखते हुए राइडर अपनी काल्पनिक यादों में खो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो आदमी वास्तव में कौन है। ये सब सोचते हुए वो सैनबॉर्न ग्रुप के मुख्यालय की ओर बढ़ता है। नायक प्राचीन रोम में एक लड़ाई लड़ता है। मॉर्गन और उसकी बेटी की रक्षा में ग्लैडिएटर्स के एक समूह को मार गिराता है। उसकी वीरता के कारण लोग अभियुक्तों के लिए माफी की मांग करते हैं और सीनेटर उनकी इच्छाओं का पालन करता है। हालांकि साउच उसे अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा को भेजने के लिए मना लेता है, ताकि शो जारी रह सके। इस प्रकार राइडर जैक और उसके आदमियों के खिलाफ द्वंद्व करता है। वर्तमान में नायक साउच को इमारत से निकलते हुए देखता है और जल्द ही महसूस करता है कि वो भी उसके अजीब सपनों में दिखाई देता है। रेस्टोरेंट में वापस आदमी को पता चलता है कि मॉर्गन एक वकील है। पैसे की कमी के कारण उसे अपना काम करने का अवसर नहीं मिला है। उसी क्षण मॉर्गन शहर के सबसे महत्वपूर्ण पार्षद रोजर हैमंड का एक संदेश प्राप्त करने के बाद बातचीत छोड़ देती है। उत्सुकतावश राइडर शेली से उस आदमी के बारे में पूछता है,
मॉर्गन उसकी कानूनी टीम का हिस्सा है, जिसके साथ वो शहर को बदलने के उद्योगपति के प्रयासों को रोकना चाहता है। जब शेली अपने काम पर लौटती है तो राइडर एक अखबार के विज्ञापन से विचलित हो जाता है, जिसमें एक लापता लड़की के बारे में बताया गया है। हैमंड और उसके साथियों से दूर वे हैमंड को हेरफेर करने का एक तरीका खोजते हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बेदाग है और ब्लैकमेल की कोई संभावना नहीं है। आप एक ऐसे आदमी को कैसे तोड़ सकते हैं जिसके पास पहले से ही सब कुछ है? आसानी से। उससे वो छीनकर जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय है, उसकी बेटी। रात में राइडर को साउच का एक अप्रत्याशित फोन आता है, जो जानता है कि उसे अजीब सपने आ रहे हैं। वो कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, केवल ये चेतावनी देता है कि उन्हें एक खेल खेलना है। अचानक नायक खुद को 15वीं शताब्दी के इंग्लैंड में एक सराय में पाता है। सामंती स्वामी सैनबॉर्न अपने सलाहकार साउच के साथ गरीब मॉर्गन से करों की मांग करता है, जिसने उसे पहले ही अपना सब कुछ दे दिया था। बातचीत के बीच एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत सैनबॉर्न के सामने प्रकट होती है, जो उसे बताती है कि उसके पास अभी भी सही काम करने का समय है। उस औरत और अपने सलाहकार की बातों के बीच फंसा सैनबॉर्न नहीं जानता कि क्या करे। वर्तमान में राइडर जासूस टिमन्स के कार्यालय में लापता लड़की के नोटिस के साथ आता है। जासूस के अनुसार वो मामला पहले ही सुलझ चुका है। लड़की ने केवल एक दोस्त के घर रात बिताई थी और अपनी मां को फोन करना भूल गई थी। नायक फिर अपनी आंखें एक बुलेटिन बोर्ड पर टिकाता है, जो सैनबॉर्न की तस्वीरों और लेखों से भरा होता है। टिमन्स उसे चेतावनी देता है कि उस शहर में सैनबॉर्न के बारे में पूछताछ करना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि वो गुप्त रूप से उसकी जांच कर रहा है और उसे राइडर जैसे बाहरी लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। उस रात जब नायक रेस्टोरेंट के बार में काम कर रहा होता है तो साउच उसके पास आता है, जो एक वास्तुकार की अपनी भूमिका को दरकिनार करते हुए खुद को एक प्रेरक वक्ता के रूप में पेश करता है। अचानक राइडर उसे नाजी कर्नल, रोमन सीनेटर के दोस्त और सामंती स्वामी के सलाहकार के रूप में देखता है। वो सांप जो हमेशा सैनबॉर्न को बता रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ये बॉम्बशेल गिराने के बाद साउच ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वास्तुकार के कार्ड को छूने पर राइडर फिर इंग्लैंड की अपनी याद में लौटता है, जहां वो फिर से जैक और उसके गुर्गों के खिलाफ मॉर्गन की रक्षा में लड़ता है। लेकिन हर लड़ाई पिछली से ज्यादा महाकाव्य होती है। एकमात्र चीज जो उसे वर्तमान में वापस लाती है वो है शेल की आवाज, जो उसे चेतावनी देती है कि वो पूरे समय विचारों में खोया हुआ था। अगले दिन जैक साउच के आदेश पर काम करते हुए राइडर को सैनबॉर्न ग्रुप में नौकरी की पेशकश करने के लिए बुलाता है। ये सुनकर उद्योगपति साउच के उसके मामलों में लगातार दखल देने से परेशान हो जाता है। जवाब में साउच उसे समाचार देखने के लिए कहता है, जहां हैमंड अब शहर को सैनबॉर्न के हमले से बचाने का वादा कर रहा है। गुस्से में बूढ़ा आदमी अपना गुस्सा अपने प्रोजेक्ट मॉडल पर निकालता है और अपने साथियों को जो कुछ भी आवश्यक हो करने के लिए हरी झंडी दे देता है। बाद में नायक उस कथित नौकरी के संबंध में जैक से मिलता है, जो हैमंड की कार को रोकने के अलावा और कुछ नहीं है। राइडर योजना के साथ जाता है और घर वापस जाते समय वो एक बार फिर खुद को द्वितीय विश्व युद्ध में पाता है। शुरुआती दृश्य को फिर से शुरू करते हुए जनरल सैनबॉर्न अपनी सैनिकों को वापस लेने का आदेश देता है। हालांकि कर्नल साउच उसे कायर कहता है। एक क्रोधित जनरल एक निर्दोष परिवार पर गोलाबारी करता है और जल्द ही अपने किए पर पछताता है। सपनों और हकीकत के बीच फंसा राइडर साउच से मिलता है, जो ये स्पष्ट करता है कि कभी कभी बुराई को जीतना पड़ता है ताकि अच्छाई का अस्तित्व बना रह सके। वो राइडर को जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रवाह के साथ बहने और अपरिहार्य के खिलाफ लड़ना बंद करने के लिए आमंत्रित करता है। और जितनी अचानक वो प्रकट हुआ था, साउच ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। रेस्टोरेंट में वापस राइडर का स्वागत शेल नहीं बल्कि मॉर्गन करती है। उसकी पोती उसकी पोकर रात को कवर कर रही है। उनके लिए क्या किस्मत है। दुर्भाग्य से उनका पल जासूस टिमन्स द्वारा बाधित होता है, जो राइडर को सूचित करता है कि रिकॉर्ड की जांच करने के बाद उसे कोई मिलान नहीं मिला। असल में राइडर एक भूत है और उसे भूत पसंद नहीं है। वो इस विषय से बचना और मॉर्गन के साथ अपना काम जारी रखना पसंद करता है। अकेले में वो उसके निशानों के संग्रह को नोटिस करती है, जो उनके पिछले जन्मों की यादें हैं। हालांकि मॉर्गन उसके साथ खुश महसूस करती है, लेकिन वो उसके अतीत के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती। अगले दिन जब राइडर शेल से मिलता है तो वो उसे कुछ ऐसा दिखाती है जो उसने साउच के कार्ड पर नहीं देखा था। उसका नाम उल्टा लिखने पर उसका मतलब अंग्रेजी में कैओस अराजकता होता है। इस बीच सैनबॉर्न को अपनी मेज पर एक पत्र मिलता है जो दूसरे युग का लगता है, जिसमें वो ये वाक्यांश पढ़ता है, सही काम करने में कभी देर नहीं होती। वही बात जो उसके सपनों में बूढ़ी औरत ने उससे कही थी, जो कोई और नहीं बल्कि शेल ही निकली। इस वाक्यांश के उसके दिमाग में गूंजने के साथ सैनबॉर्न को अंततः अपनी गलती का एहसास होता है जो उसने की है या करने वाला है। तुरंत जैकी अपने आदमियों को अपनी योजना रद्द करने का आदेश देता है। वो किसी भी तरह से एक निर्दोष लड़की का अपहरण करने का इरादा नहीं रखता है। हालांकि कोई भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि शुरू से ही वे केवल कैओस की सुन रहे थे। बाद में छोटी एनी स्कूल से निकलकर घर जाती है। उसके पिता के गार्ड उसकी सुरक्षा में होते हैं। रास्ते में वैन का पीछा कुछ कारें करती हैं, जो उसे एक सुनसान इलाके में ले जाती हैं, जहां साउच और उसके आदमी, जिसमें राइडर भी शामिल है, इंतजार कर रहे होते हैं। सैनबॉर्न अपरिहार्य को रोकने की अंतिम कोशिश में कहीं से प्रकट होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो होना है वो होता है।
जैक परिणामों की परवाह किए बिना उस पर और उसके अंगरक्षकों पर गोलियां चलाता है। अंत में नायक जैक पर जवाबी फायरिंग करता है, जिससे एनी भागने में सफल हो जाती है। अपनी मौत के बिस्तर पर जैक को याद आता है कि उन्होंने ये पहले भी किया है। प्राचीन रोम से द्वितीय विश्व युद्ध तक भाग्य ने हमेशा उन्हें एक दूसरे के खिलाफ एक शाश्वत लड़ाई में खड़ा किया है, जिसमें केवल एक ही विजेता हो सकता है और वो है राइडर। उसकी सूची में अगला साउच है। हालांकि साउच की गोलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके पास अराजकता के स्वामी के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम है। जब एड्रेनालाइन कम हो जाता है तो राइडर को पता चलता है कि वो घायल हैं और ठीक नहीं दिख रहा है। कुछ सेकंड बाद जासूस टिमन शेली और मॉर्गन के साथ प्रकट होता है। अपनी प्रेमिका को देखकर नायक को याद आता है कि उसके पिछले जन्मों में जब भी वो उसके लिए लड़ा तो वो मर गया और इस बार भी कोई अपवाद नहीं लगता। अपनी पीड़ा में राइडर लॉर्ड केओस को विदाई देते हुए देखता है। सौभाग्य से भाग्य एक चमत्कारी रिकवरी देकर उस पर मुस्कुराता है, या ऐसा उसे विश्वास था, क्योंकि फिर वह खुद को अपने अंतिम संस्कार में स्तुति प्राप्त करते हुए देखता है। आधिकारिक तौर पर वो एक भूत है। केओस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने से पहले राइडर अपनी प्रिय मॉर्गन को आखिरी बार देखता है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है।